आइए दोस्तों, प्रश्न पर क्लास होने के बाद लगभग 60-70% प्रश्नों बनने लगते हैं कि ना आपको? मतलब प्रश्न बनता है कि नहीं बनता है? हाँ, पढ़ने के बाद जरूरी है कि प्रश्न बने, क्योंकि वही सबसे महत्वपूर्ण काम है। आपको परीक्षा में जाकर किसी को समझाना नहीं है, प्रश्नों को बनाना है। आइए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीवों की संरचना, प्रजनन, स्वभाव, पोषण आदि गुणों के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में बांटना वर्गीकरण कहलाता है। बिल्कुल सही कथन है। वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन के सिद्धांतों का अध्ययन वर्गीकी कहलाता है। बिल्कुल, वर्गीकी को अंग्रेजी में कहते हैं टैक्सोनॉमी। वर्गीकी को अंग्रेजी में कहते हैं क्या? टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी तो भिन्न भिन्न श्रेणियों में बांटना वर्गीकरण क्लासिफिकेशन कहलाता है। और क्लासिफिकेशन का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? हाँ, याद रखिएगा, टैक्सोनॉमी विज्ञान की शाखा है। कभी कभी ये कंफ्यूजन उत्पन्न कर देता है, क्योंकि विज्ञान के अधिकांश शाखाओं के लास्ट में लॉजी लगा रहता है, LOGY, लेकिन इसमें वो नहीं है, लेकिन ये शाखा है विज्ञान की। तो दोनों ही कथन हमारा क्या है? सही है। किन्हें वर्गीकी के जनक? हाँ, लिनियस, क्योंकि वर्गीकरण की वैज्ञानिक शुरुआत इन्हीं के द्वारा किया गया था। वर्गीकरण तो अरस्तु भी किए थे, लेकिन वो वैज्ञानिक वर्गीकरण नहीं था। पहली बार सजीवों का वर्गीकरण वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर जो शुरू किया वो लिनियस है। हालांकि वो ज्यादा समय तक प्रचलन में नहीं रहा। सिस्टीमा नेचुरी पुस्तक किसका? लिनियस का। इसी पुस्तक में उन्होंने वर्गीकरण की रूपरेखा पहली बार लोगों के सामने लाया था। जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई अथवा सबसे छोटी इकाई, हाँ, सबसे छोटी इकाई स्पीसीज है। वर्गीकरण की शुरुआत ही यहीं से होती है, ठीक है। अब फिर हालांकि स्पीसीज को, जाति को भी बांटा जाता है किसमें? वैरायटी में। जाति को भी वैरायटी में, जैसे पपीता, गोल पपीता, लंबा पपीता, ठीक है, चितकबरा पपीता वगैरह वगैरह जो भी हो। तो पपीता एक जाति है, पपीता एक जाति है, लेकिन उसकी कई वैरायटी होती है। बैगन में लंबा बैगन, गोल बैगन, हरा बैगन। तो एक जाति को बांटा किसमें जाता है, लेकिन वैरायटी इंपोर्टेंट नहीं है वर्गीकरण के लिए। वर्गीकरण के लिए वैरायटी इंपोर्टेंट। स्पीसीज क्या है? आपस में, यानी कि अंतर प्रजनन, मतलब आपस में प्रजनन करने वाली जनसंख्या को क्या कहा जाता है? जाति। जाति का परिभाषा यही है क्या? ये नजदीकी संबंध, मतलब मानव का नजदीकी संबंध चिंपांजी से है। नजदीकी संबंध की प्रक्रिया कंफ्यूजन हो सकता है, विकास की प्रक्रियाओं से है। जाति का परिभाषा होता है समान प्रकार के जीव, ठीक है, नजदीकी संबंधित नहीं, समान प्रकार के जीव जो आपस में प्रजनन कर सके, अपने जैसे बच्चे उत्पन्न कर सके, उसे हम क्या कहते हैं? जाति कहते हैं। नजदीकी संबंध आपस में प्रजनन करने वाली जनसंख्या नहीं है। नजदीकी संबंध का मतलब यहाँ दोस्तों, मौसा मौसी, फूफा फूफी से नहीं है, बल्कि विकास की प्रक्रियाओं से है।
ठीक है, विकास की प्रक्रियाओं से है। विकास की प्रक्रिया में कौन एक दूसरे के सन्निकट है। ठीक है, हाँ कन्फ्यूजन पैदा कर सकता है, लेकिन परीक्षा का काम ही है विद्यार्थियों के बीच कन्फ्यूजन पैदा करना। ठीक है, आंसर सी होगा। द्विपद नामकरण, तो ये भी कौन, वैज्ञानिक नाम किस पद्धति के अनुसार लिखे जाते हैं। हाँ, वैज्ञानिक नाम या जैविक नाम या वनस्पतिक नाम पौधों के संदर्भ में जिस प्रणाली के आधार पर लिखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, द्विपद। जैसे फिजिक्स में एसआई सिस्टम है ना, उसी तरह बायोलॉजी में नाम लिखने के सिस्टम को द्विपद नामकरण कहते हैं। 5 जगत वर्गीकरण R.H. व्हिटेकर के द्वारा किया गया था। वर्तमान में इसी का वर्गीकरण पूरे विश्व भर में मान्य है। व्हिटेकर के 5 जगत वर्गीकरण में प्रोकैरियोटिक मोनेरा में है। मोनेरा के अतिरिक्त प्रोकैरियोटिक किसी में नहीं है, सारे के सारे यूकैरियोटिक, यानी कि 5 में 4 यूकैरियोटिक, 1 प्रोकैरियोटिक। द्विपद नाम पद्धति में 2 शब्द, तो पहला होता है वंश और उसका बता होता है जाति, यानी जीनस और स्पीसीज। तो द्विनाम पद्धति में 2 शब्द सूचित करता है वंश एवं जाति को, यानी जीनस और स्पीसीज को। तो क्रमशः दिया है, तो क्रमशः का मतलब जिस क्रम में लिखा जाता, तो पहले किसका नाम लिखते हैं, वंश का। जैसे मानव का होमो सैपियंस, तो मानव के वंश का नाम क्या है, और जाति का नाम सैपियंस है। तो क्रमशः वंश एवं जाति, वंश यानी जीनस, स्पीसीज यानी जाति। क्लियर। द्विनाम पद्धति का अभिप्राय पौधों के नामों को 2 शब्दों में लिखना है जो बताते हैं उसके वंश व जाति, यानी कि 9 नंबर का हिंदी रूपांतरण है। नहीं जी, सेम क्वेश्चन है ना। वर्गीकरण की प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति वैज्ञानिक ने, स्वीडन के थे कैरोलस लिनियस। ठीक है, स्वीडिश का इसका मतलब समझे ना, कैरोलस लिनियस किस देश के थे, यही पूछ रहा है प्रश्न में। वे स्वीडन के थे। कौन के थे, स्वीडन के थे। पौधों का नाम देने वाला विज्ञान वर्गीकी, नाम करने वाला बहुत कम फर्क है दोस्तों। 5 जगत में कुल कितने जगत में केवल 1 कोशिकीय, तो 2, मोनेरा और प्रोटिस्टा, मोनेरा और प्रोटिस्टा। स्पीसीज प्लैंटेनम पुस्तक कैरोलस लिनियस से लिखा था। सिस्टीमा नेचुरी और स्पीसीज प्लैंटेनम दोनों ही पुस्तक के लेखक कौन हैं? एक जनरा प्लेटेरम पुस्तक भी है, आगे है वो प्रश्न, आ रहे हम उस पे। मोनेरा जगत के जीवों में किस प्रकार का पोषण, मोनेरा जगत में बैक्टीरिया आता था ना, है? अब बैक्टीरिया में 100 पोषण भी होता था, पर पोषण दोनों पोषण होता था। बैक्टीरिया जब पढ़ाए थे तो आपको बताए थे कि कुछ बैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषी यानी स्वपोषी होते, जैसे साइनो बैक्टीरिया। अधिकांश बैक्टीरिया में पर पोषण होता है, अधिकांश बैक्टीरिया में क्या होता है, पर पोषण होता है। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आने वाले जीव आपको क्या होते हैं? हाँ, सभी प्रोटिस्टा जगत में भी सूक्ष्म जीव आते थे, यूग्लिनो आते थे, प्रोटोजोआ आते थे, जिनमें परपोषण स्वपोषण सब होता था। कीमोऑटोट्रोप का मतलब होता है कि रासायनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा उत्पन्न करने वाले जीव।
हेट्रोट्रोप का मतलब परपोषण, ऑटोट्रोप का मतलब स्वपोषण। तो हेट्रोट्रोप, ऑटोट्रोप, तो सबसे सटीक आंसर इनमें से सभी, क्योंकि कीमोट्रोप की बात करिए, कीमो ऑटोट्रोप, अधिकांश बैक्टीरिया ही है कीमो ऑटोट्रोप, लेकिन कुछ प्रोटोस्टोआ हो सकते हैं, क्योंकि प्रोटिस्टा जगत में हेट्रोट्रोप परपोषण वाले जीव है। कौन? प्रोटोजोआ। स्वपोषण करने वाले यानी ऑटोट्रोप है कौन? यूग्लिनो। लेकिन कीमो ऑटोट्रोप का कोई एग्जाम्पल नहीं है प्रोटिस्टा जगत में। लेकिन सबसे सटीक आंसर इसमें क्या है? डी दीजिए आंसर। निम्नलिखित में सही क्रम को पहचाने। देखिए सही क्रम में पहले क्रम को देख लीजिए। स्पीसीज समान गुण वाले जाति मिलकर क्या बनते हैं? जीनस, यानी क्या? वंश। उसके बाद क्या बनते हैं? फैमिली, यानी क्या? कुल। उसके क्या बनते हैं? ऑर्डर, क्या? गण। ऑर्डर, क्लास, यानी वर्ग। उसके बाद डिवीजन या फाइलम का उपयोग खासकर प्लांट के लिए करते हैं, और डिवीजन का उपयोग जंतु के लिए। और किंगडम, वर्गीकरण का यही तरीका न था, जाति से शुरू करके किंगडम पर समाप्त। किंगडम की संख्या 5 है, जातियों की संख्या 1.8 मिलियन से बहुत से भी ज्यादा है। तो स्पीसीज के बाद ऑर्डर, सही है। ऑर्डर के बाद जीनस नहीं होगा, पहला गलत। स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर, किंगडम, ये सही है। एक बार सीडी को चेक करिए तो गलत है कि नहीं? बी सही है। सीडी कंफर्म कर लीजिए सही में गलत है कि नहीं। क्लियर दोस्तों? किस टैक्सोनोमिक शब्द को वर्गीकरण के किसी भी पायदान पर प्रयोग में ला सकते हैं? देखिए ये जो स्पीसीज है, जीनस है, ये वर्गीकी के विभिन्न पायदान है, इसी को कहते हैं। यानी 1 2 3 4 5 6 7 वर्गीकरण में कुल कितने पायदान होते हैं? 7। प्रश्न ये पूछ रहा है कि कौन से शब्द को आप वर्गीकरण के किसी भी पायदान यानी 7 पायदान, जाति के साथ भी, जीनस के साथ भी, फैमिली के साथ लगा सकते हैं। तो ये कौन सा शब्द है? टैक्सॉन। टैक्सॉन शब्द का उपयोग हम जाति के लिए भी कर सकते हैं, जीनस के लिए भी कर सकते हैं, किंगडम के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन स्पीसीज सिंगल प्रयोग, जो स्पीसीज है उसी के साथ कर सकते हैं। किंगडम के साथ स्पीसीज लगा सकते नहीं लगा सकते। ये शब्द टैक्सॉन है। प्रोकैरियोटिक जीव कौन है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक मोनरा किंगडम में आते हैं, और मोनरा किंगडम में मुख्यतः कौन है दोस्तों? बैक्टीरिया। ये यूलोथेरिक्स एक प्रकार का शैवाल है, माइक्रोफाइटस भी शैवाल है। शैवाल एक कोश के शैवाल है तो प्रोटिस्टा में, अब कोश के है तो थैलोफाइटा में। किस वर्ग की अनुक्रम आपस में अंतर प्रजनन में भाग लेते हैं? अंतर प्रजनन मतलब आपस में प्रजनन में कौन भाग लेते हैं? स्पीसीज। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीवों के बाह्य लक्षणों के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकृत करने की विधि को कृत्रिम वर्गीकरण कहते हैं। सही है, बिल्कुल सही है। बाह्य लक्षणों के आधार पर, आंतरिक भागों पर ध्यान नहीं देना, केवल बाह्य लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण करना क्या कहलाता है? कृत्रिम वर्गीकरण कहलाता है। कृत्रिम वर्गीकरण की शुरुआत जॉर्ज बेंथम तथा डाल्टन हुकर ने शुरू की थी ना। कृत्रिम वर्गीकरण की भी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? लिनियस के द्वारा। जॉर्ज बेंथम और हुकर ने प्राकृतिक वर्गीकरण करने की शुरुआत शुरू की थी। जॉर्ज बेंथम और हुकर ने
प्राकृतिक वर्गीकरण के आधार पर वर्गीकरण की शुरुआत की थी। अर्थात प्राकृतिक वर्गीकरण में वर्गीकरण करते समय न सिर्फ बाहरी लक्षणों को बल्कि बाहरी लक्षण के साथ साथ आंतरिक गुणों को भी ध्यान में रखा जाता है कि जाइलम की स्थिति कैसी है, फ्लोएम की स्थिति कैसी है, आंतरिक संरचना कैसी है। बाहर अंदर दोनों के आधार पर वर्गीकरण करना प्राकृतिक वर्गीकरण कहलाता है। केवल बाहरी लक्षणों का अध्ययन करना कृत्रिम वर्गीकरण कहलाता है। कृत्रिम वर्गीकरण की शुरुआत किसके द्वारा? प्राकृतिक वर्गीकरण को प्रचलित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? जॉर्ज बेंथम तथा डाल्टन हुकर। सभी जीव बने होते हैं, इनमें से सभी, क्योंकि अणुओं से, जैसे कार्बोहाइड्रेट का अणु, प्रोटीन का अणु मिलकर क्या बनाते हैं, और फिर कोशिका मिलकर क्या बनाते हैं? जीव बनाते हैं। तो सभी से विटकर के 5 जगत वर्गीकरण में यूकैरियोटिक को निम्नलिखित में किस वर्ग में रखा जाता है? यूकैरियोटिक 5 में से 4, मोनरा को छोड़कर सब तो सब यूकैरियोटिक ही है, तो 5 में से 4 किंगडम यूकैरियोटिक। जेनरा, प्लेटेरम, पैंथम तथा हुकर। इससे पहले उसका नाम आप सुने हैं, जेनरा प्लेटेरम। एक है, एक और पुस्तक मिलता जुलता है। अगला, जीवों के वर्गीकरण जब क्रोमोसोम के आधार पर किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? साइटोटैक्सो। जीवों का वर्गीकरण शरीर में उपस्थित रासायनिक पदार्थों के आधार पर किया जाए, तब ऐसे वर्गीकरण को कीमोटैक्सोनॉमी कहते हैं। दोस्तों क्लियर है? समान गुण वाले कुल मिलकर क्या बनते हैं? ऑर्डर बनते हैं। कुल यानी फैमिली मिलकर ऑर्डर बनता है। जीवों के वर्गीकरण की 3 जगत पद्धति हेकेल ने दिया था। ठीक है, यानी कि हेकेल ने क्या किया था कि लिनियस का जो प्लांट और एनिमल किंगडम में डिवाइडेशन था उसमें एक प्रोटिस्टा को जोड़ा था। कौन? हेकेल ने। और 2 जगत जो लिनियस का था उसको हेकेल ने 3 जगत में कन्वर्ट किया। नाम पद्धति कोड के अनुसार जीवों के वैज्ञानिक नाम लिखने का कौन सा तरीका सही है? देखिए दोस्तों, यहां पर सारे के सारे गलत है। तरीका यह है कि वंश का नाम कैपिटल लेटर में, वंश का नाम खत्म हो जाए तो बीच में स्पेस, इस केस में स्पीसीज का नाम स्मॉल लेटर से शुरू करना पड़ता है। तो अगर दोस्तों कि इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा तो आप समझ रहे हैं बात को, यानी इसमें स्मॉल या इसमें स्मॉल कर दीजिएगा पी को, तो तब वो आंसर सही होगा। लिखने का तरीका ये है कि वंश का नाम कैपिटल, जैसे हम मानव के होमो सेम्पियंस लिखेंगे तो होमो का एच क्या होना चाहिए? बड़ा। होमो हो गया, अब बीच में स्पेस देना है और उसके बाद सेम्पियंस को स्मॉल लेटर से ही शुरू करेंगे। ठीक है, सेम्पियंस। ठीक है, सेम्पियंस को दोस्तों, ठीक है, सेम्पियंस को जो हम शुरू करेंगे किस लेटर में शुरू करेंगे? स्मॉल लेटर में शुरू करेंगे। किस लेटर में शुरू करेंगे? स्मॉल लेटर में शुरू करेंगे। ये तरीका है दोस्तों लिखने का। होमो में एच बड़ा, खत्म, स्पेस, कैपी, स्मॉल लेटर। तो उस अनुरूप कोई भी ऑप्शन यहाँ पर सही। ये अमीबा प्रोटियस, अमीबा एक प्रोटोजोआ है जिसका वैज्ञानिक नाम अमीबा प्रोटियस है। ठीक है, तो बात समझ गए ना? क्वेश्चन में कोई आंसर सटीक नहीं है। इसका उत्तर क्या होगा आपको पता चला ना? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसने वर्गीकरण विज्ञान में भौतिकीय लक्षणों के प्रयोग को लोकप्रिय बनाया? तो ये पंचानन माहेश्वरी है। भौतिकीय लक्षण होता क्या है? ये
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गेमिट मिल करके जायगोट बनाते हैं और जायगोट विकास करके भ्रूण बनाते हैं। अब भ्रूण विकास करके गर्भ में परिवर्तित होता है और गर्भ शिशु में परिवर्तित होते हैं। तो भ्रूण वो बहुकोशिकीय संरचना है जो आगे विकसित होकर गर्भ का रूप लेते हैं। तो उस भ्रूण के आधार पर वर्गीकरण करने की शुरुआत पंचानन माहेश्वरी ने किया था। पुष्पी पादपों को किस में रखा गया है? फेनरोगैम्स में रखा गया है। पुष्पी पादपों को फेनरोगैम्स में रखा गया है। अपुष्पी पादपों को क्रिप्टोगैम में रखा गया है। क्रिप्टोगैम में थैलोपाटा, पैरापाटा, टेरिडोपाटा सब ने शामिल है दोस्तों, सब शामिल है। फेनरोगैम में आवृत बीजी, अनावृत बीजी दोनों, यानी कि जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म दोनों आ जाते हैं। थैलोपाटा समूह के पादपों यानी पौधों में निम्नलिखित में कौन से लक्षण पाए जाते हैं? तो पादप शरीर वास्तविक जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं होता है, सही है। थैलस के समान होता है, सही है। अधिकांश पादप, ये तीनों का तीनों आपको थैलोपाटा के समान में क्या है? सही है। थैलोपाटा समूह के पौधे अनुकूल परिस्थिति में किसके द्वारा प्रजनन करते हैं? बीजाणु जनन करते हैं, स्पोरुलेशन करते हैं। निम्नलिखित में कौन एक थैलोपाटा समूह का पौधा है? शैवाल, कवक फंगी किंगडम का है, मॉस ब्रायोफाइटा है, फर्न टेरिडोफाइटा है, फर्न टेरिडोफाइटा है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, ठीक है। टेरिडोलॉजी, ब्रायोलॉजी से ऐसा कोई शब्द नहीं है दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शैवाल एक कोश के होते हैं, बिल्कुल एक कोश के शैवाल प्रोटिस्टा किंगडम में। शैवाल बहुकोश के होते हैं, बिल्कुल। थैलोपाटा का सारा शैवाल बहुकोश के, तो शैवाल एक कोश के बहुकोश के दोनों होते हैं। फंगी भी एक कोश के बहुकोश के दोनों होते हैं, लेकिन अधिकांश बहुकोश के ही होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शैवालों के विशिष्ट लक्षण नहीं है? थैलस के समान होता है, बिल्कुल। थैलोपाटा या कोलोफिल तो पाया ही जाएगा जले, इसका मतलब गलत कौन है? गर्भ वास्तविक उत्तक यानी जाइलम फ्लोएम होते, इसमें जड़ तना पत्ती तो है ही नहीं, तो उत्तक कहां से? कौन सा विकल्प सही सम्मिलित है? कोलोफैसी हरा शैवाल, फियोफैसी भूरा शैवाल, रोडोफैसी लाल शैवाल, यानी तीनों का तीनों कथन क्या है? सही है। हाइड्रा की कोशिकाओं में पाया जाने वाला शैवाल जूक्लोरेला है। जूक्लोरेला एक ऐसा शैवाल है जो समुद्री जीव हाइड्रा के शरीर में सहजीवी संबंध बना कर रखते हैं। ये जो प्रोटोडर्मा है, ये कछुआ के पीठ पर, ठीक है, कछुआ रेप्टिलिया समुदाय के, उसके पीठ पर उगने वाला ये शैवाल है दोस्तों, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा शैवाल बर्फ की सतह पर उगता है? क्लेमाइडोमोनास। हालांकि क्लेमाइडोमोनास एक कोशिकीय शैवाल है, बहुकोशिकीय शैवाल नहीं है, ठीक है। शैवालों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। पौधे, प्लांट किंगडम में पौधा और पौधा की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। पौधा की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। शैवाल पौधा है तो उसका भी कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना हुआ है। शैवाल की विभिन्न जातियों में किस प्रकार का प्रजनन होता है? अलैंगिक, क्योंकि क्या होता है? बीजाणु जनन। अब बीजाणु जनन कैसा प्रजनन है दोस्तों? अलैंगिक प्रजनन है, तो बीजाणु जनन अलैंगिक प्रजनन है। निम्नलिखित में कौन हरा शैवाल है? इनमें से सभी याद रखिएगा, क्लेमाइडोमोनास, वोलबॉक्स, यूलोथेरिक्स सब हरे शैवाल हैं, ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको। क्लेमाइडोमोनास, वोलबॉक्स, यूलोथेरिक्स ये सब क्या है? हरे, जिसमें क्लेमाइडोमोनास एक कोशिकीय, ये दोनों बहुकोशिकीय। क्लियर? निम्नलिखित में कौन हरा शैवाल नहीं है? लेमिनेरिया, इसको बताती है भूरा शैवाल है, इससे आयोडीन की प्राप्ति होती है।
कारा हरा शैवाल है, स्पायरोगारा हरा शैवाल है, क्लोरेला हरा शैवाल है। अंतरिक्ष कार्यक्रम में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोश के शैवाल का नाम क्या है? यूलोथ्रिक्स है। यूलोथ्रिक्स एक कोश के शैवाल है। ठीक है, इससे पहले आपको शायद हम बता दिए थे बहुकोश के, यूलोथ्रिक्स भी एक कोश के। क्लेमाइडोमोनास यूलोथ्रिक्स दोस्तों एक कोश के शैवाल है। वॉलबॉक्स यहाँ पर बहुकोश के शैवाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूलोथ्रिक्स यहाँ पर क्या है? एक कोश के शैवाल। तो अंतरिक्ष यात्री क्लोरेला को भी ले जाते हैं। और किसको ले जाते हैं? यहाँ क्लोरेला ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पर आंसर क्या होगा? यूलोथ्रिक्स। निम्नलिखित में कौन भूरा शैवाल है? सब भूरा शैवाल है। सर्गेसम फ्यूकस लेमिनेरिया सब भूरा शैवाल है, जिसमें लेमिनेरिया से आयोडीन निकाला जाता है। सारगासो समुद्र का नाम शैवाल के कारण, सारगासो शैवाल वहां पाया जाता है। किस शैवाल से आयोडीन निकलता है? लेमिनेरिया से आयोडीन निकलता है। केल्प समुद्री शैवाल से प्राप्त होता है, यानी मीठे जल में जो शैवाल रहते हैं, दलदल में जो शैवाल रहते हैं, वो केल्प, उससे केल्प प्राप्त नहीं होता है, ये समुद्री शैवाल से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में किस वर्ग के शैवाल को समुद्री घास कहते हैं? फियोफाइसी। और भूरा शैवाल ही अधिकांशतः समुद्री होते हैं। भूरा शैवाल ही अधिकांशतः क्या होते हैं? समुद्री होते हैं। फियोफाइसी मतलब भूरा शैवाल। खून को जमने से रोकने में सहायक यौगिक सोडियम लेमिनेरिन सल्फेट, तो ये लेमिनेरिन सल्फेट लेमिनेरिया से निकाला जाता है, इससे आयोडीन भी निकाला जाता है। कुछ समुद्री खरपतवार खोने से किस रोग की संभावना नहीं होगी? समुद्री खरपतवार में आयोडीन पाया जाता है, और आयोडीन मिलता रहेगा तो आपको कौन रोग नहीं होगा? घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। समुद्री खरपतवार खाइएगा, आयोडीन मिलते रहेगा, घेंगा रोग से आप बचे रहिएगा। लाल सागर का रंग लाल शैवाल की उपस्थिति के कारण है। लाल सागर का रंग लाल सागर की लाल शैवाल, यानी कि लाल शैवाल को क्या कहते हैं दोस्तों? रोडोफाइसी की उपस्थिति के कारण है। लाल शैवाल इसमें सब है। पोरफायरा जिसको सब्जी के तौर पर खाते हैं, ग्रेसिलेरिया जेलिडियम जिसे अगर बनाया जाता है, ये सारे के सारे लाल शैवाल है। कृत्रिम वृद्धि माध्यम बनाने में काम आने वाला अगर किससे बनता है? शैवाल से। वहीं ग्रेसिलेरिया जेलिडियम शैवाल से। एगर किससे बनता है? लाल शैवाल से। लाल शैवाल से, ग्रेसिलेरिया जेलिडियम कॉन्ड्रस शैवाल से। एक कोश के शैवाल निम्न में कौन सा? क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, यूलोथ्रिक्स भी तो एक कोश के शैवाल। वॉलबॉक्स हलवा तो बहुकोश के शैवाल है। अच्छा, इसको आप सस्पिशन में रख दीजिए, देखना पड़ेगा हमको एक बार। ठीक है, लगता है मिस कर रहे हैं हम भी कुछ। इसको आप डाउट लगा दीजिए। ठीक है, अगले क्लास में हमको बताइएगा, देखते हैं क्या बात है यूलोथ्रिक्स के बारे में, या आप खुद रिसर्च करिएगा गूगल पर जा करके। ठीक है, और गूगल में सर्च करने के पहले समझिए, कभी कभी क्या होता है, देखिए नेट पर गलत सूचनाओं का बाजार भरा पड़ा हुआ है। ठीक है, कभी कभी एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए इतने वेबसाइट आपके सामने खुल जाते हैं कि आप भी कंफ्यूजन में पड़ जाते कौन सही है वास्तव में। ठीक है, तो जो ट्रस्टेड वेबसाइट है, जैसे गवर्नमेंट का वेबसाइट, ठीक है, या फिर विकिपीडिया, ब्रिटेनिका, ये सब वेबसाइट से ही आप सही उत्तर को प्राप्त कर सकते हैं। यानी नेट खोले, जो वेबसाइट खुला, आजकल तो वेबसाइट वाले इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब वेबसाइट वाले ऐसे ऐसे टेक्निक्स को अपनाते हैं कि आप उससे संबंधित कुछ खोले तो वही वेबसाइट सबसे पहले दिखे आपको। तो इसमें सचेत रहिएगा आप लोग। ठीक है, GOV वाला वेबसाइट यानी गवर्नमेंट का वेबसाइट, NIC वाला वेबसाइट वो भी गवर्नमेंट का वेबसाइट होता है, या विकिपीडिया, वो भी हिंदी के विकिपीडिया में बहुत गलत है, इंग्लिश वाला जो है
ऐसे ही ट्रस्टेड वेबसाइट पर जाकर ही सही उत्तरों को पता लगाइए। आलतू फालतू वेबसाइट पर से कुछ भी नहीं देखते रहना है, ठीक है। शैवालों में संचित भोजन के रूप में क्या होता है? सेलुलोज, सॉरी स्टार्च। सेलुलोज तो कोशिका। पौधों में संचित भोजन स्टार्च। निम्नलिखित में कौन जैव उर्वरक, जैव का मतलब होता है जिंदा, सजीव, ये कौन है? एजोला है, सॉरी, और राइजोबियम है। सभी हो जाएगा। हमको लगा राइजोबियम नहीं था। नील हरित शैवाल, राइजोबियम, एजोला सब मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए, एजोला टेरिडोफाइट प्लांट है। निम्नलिखित में कौन सा पौधा थैलोफाइटा समूह में नहीं आता है? ठीक है, रिक्सिया बराइफाइटा है। कायरा, अस्पायरोगायरा, अलवा, ये सब शैवाल है। निम्नलिखित में कौन सा एक विकल्प सही सम्मिलित है? अब देखिए, ये प्रश्न एकदम एनडीए में पूछा हुआ सवाल है, एनडीए का सवाल है और थोड़ा सा ज्यादा कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप इसको समझिए। फियोफाइसी मेनिटोल सही है। फियोफाइसी भूरा शैवाल है और मेनिटोल एक संचित भोज्य पदार्थ है। जिस तरह आप पढ़े ना, स्टार्च संचित भोजन होता है शैवालों में, तो भूरे शैवाल में एक विशेष प्रकार के कार्बोहाइड्रेट संचित भोजन के रूप में रहते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? मेनिटोल कहा जाता है। मेनिटोल कहा जाता है, ये सही है। मेनिटोल क्या है समझे ना? संचित भोजन जो केवल भूरे शैवाल में, अर्थात किसमें? फियोफाइसी में रहते हैं। क्लियर हो गया? ये सही है। रोडोफाइसी डिक्टियोटा गलत है। कोलरोफाइसी अगतिशील युग्मक, युग्मक कहते हैं जायगोट को। क्या कहते हैं? जलीय पौधे में कोई भी चीज अगतिशील हो ही नहीं सकता है, जल में वो गतिशील ही बना रहेगा, ये भी गलत है दोस्तों। और रोडोफाइसी को आपको बोले थे कि रोडोफाइसी का लाल रंग फाइक्रो होगा, यहाँ पर फाइक्रो इरिथीन के कारण होता है, तो ये भी क्या है? सही है। 1 और 4 क्या है? सही है। समझे? हाँ, नहीं समझे तो याद रखिएगा 1 और 4 क्या है। बहुत क्वेश्चन होता है, यहाँ वहां से रहता है, कभी कभार तो हमको भी उसको सही उत्तर ढूंढने में दिमाग खराब हो जाता है। निम्न जीवों में विचार कीजिए, शैवाल कौन है? एगेरिकस तो कवक है, कवक में पढ़ाए थे। एगेरिकस खाने योग्य कवक है। मशरूम, एस्परजिलस भी कवक है, और एस्परजिलस ऐसा कवक, इससे सिट्रिक एसिड निकाला जाता है। 3 नंबर चैप्टर में क्वेश्चन था कि सिट्रिक एसिड की प्राप्ति किस कवक से होती है? एस्परजिलस कवक से। यूलोथ्रिक्स हम देखे, हालांकि एक कोष के बहु कोष के कंफ्यूजन हो गया है। अलवा भी एक प्रकार का शैवाल है। तो 3 और 4 यह आपका क्या है? शैवाल है। 1 और 2 कवक है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ शैवालों से प्राप्त होता है? एल्जिनिक एसिड तो आप पढ़े थे, शैवालों से प्राप्त होता है, एल्जिनिक एसिड। एफ्रेडिन तो आप पढ़े थे टेरिडोफाइटा में, सॉरी जिम्नोस्पर्म में। एफ्रेडिन आपका कहाँ था? जिम्नोस्पर्म में। तो ये तो शैवाल से प्राप्त होता नहीं है, ये जिम्नोस्पर्म प्लांट से प्राप्त होता है। केराजिनिन जो है ये भी शैवालों से प्राप्त होता है। टेनिन ये वृक्ष के छालों में संचित रहता है, टेनिन। तो ये तो वृक्ष, ये शैवाल से प्राप्त नहीं होता है। तो 1 और 3 शैवाल से, एफ्रेडिन इफ्रेडा के तनों से, और टेनिन भी वृक्ष वाले पौधे से ही निकाले जाते हैं। लेकिन जो एक नग्न चट्टानों पर भी पारिस्थितिक तंत्र का प्रारंभ करने में सक्षम है, लेकिन में तो क्या? शैवाल और कवक। लेकिन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध को क्या कहते हैं? हेलोटिज्म। हेलोटिज्म का हिंदी मालिक नौकर का संबंध होता है। किसका? मालिक नौकर का संबंध। प्रदूषण संकेतक पौधा कौन है?
लेकिन कल के क्लास में हम पिछले क्लास में समझे थे SO2 प्रदूषण का भी सर्वोत्तम सूचक लेकिन ही है। पेड़ की छाल पर उगने वाले लेकिन को कोर्टिकोल्स कहते हैं और चट्टानों पर उगने वाले को सेक्सिकोल्स कहते हैं। चट्टानी स्तर पर उगने वाले लेकिन को सेक्सिकोल्स, यानी कि कोर्टिकोलस सेक्सिकोलस का जो वर्गीकरण हम फंगी में पढ़े थे वही वर्गीकरण लाइकेन पर भी लागू होता है, आप याद रखिएगा। लिटमस किससे निकाला जाता है? लाइकेन, रोसेला नामक लाइकेन से निकाला जाता है। जापान के लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? इंडोकार्पन, इंडोकार्पन। मिर्गी किस औषधि के लाइकेन? परमेलिया, परमेलिया। मिर्गी का उपचार इसी से होता है। ऑप्शन डील नहीं कर रहे क्योंकि प्रश्न बहुत है, लगभग सारा प्रश्न है ही। पादप जगत में मुख्यतः कौन एक जलीय है? शैवाल। मुख्यतः बात कर दिया है, नहीं तो बराईपट्टा भी लगभग जलीय ही था, लेकिन मुख्यतः शैवाल ही होगा। पौधे विभेदित काय नहीं होता, यानी जड़ तना पत्ती नहीं होता है। हेलो, बराईपट्टम तो पत्ती तना होता है, यानी कुछ हद तक विभेदित काय होते हैं। फ्यूकोजेंथिन बताइए, बुरा सवाल। अब फाइक्रोएरिथ्रिन, लाल सवाल। फाइक्रोएरिथ्रिन, लाल सवाल। फ्यूकोजेंथिन, बुरा सवाल। ये पिगमेंट है जिसके कारण उसका रंग है। बराईपट्टा की क्या विशेषता है? संबंध उत्तक यानी जाइलम फ्लोएम नहीं होता है, सही है। जड़ नहीं होता है, बीज नहीं पाए जाते, सभी का सभी क्या है? सही है। बराईपट्टा में सम्मिलित है लिबरबट और माउस। फर्न टेरिडोफाइट समूह का पौधा है। निम्नलिखित में कौन बरायोफाइटस नहीं है? मर्केंसिया और मर्सेलिया। मर्सेलिया, मर्सेलिया जो है टेरिडोफाइट पौधा है, सब्जी के तौर पर इस्तेमाल होने वाला। पादप वर्ग का उभयचर, बरायोफाइटा। पादप वर्ग का उभयचर, बरायोफाइटा। जड़ के स्थान पर मूलाभास बरायोफाइटा में पाया जाता है। बराईपट्टा के निचली बाह्य त्वचा कोशिकाओं के बढ़ उभार। निचली बाह्य त्वचा मतलब क्या? रजय। वही मूलाभास को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाँ, तो जड़ के स्थान पर जो मूलाभास है उसी के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा राजवाइट के बारे में सही नहीं है? देखिए डी नंबर पर, ये तो क्या ये सही लग रहा है? इनमें पूर्ण विकसित तनों जड़पतियां, ये एक तो जड़ है बराईपट्टा के, तो चुनना है गलत, यानी जो सही नहीं है वो गलत है, तो आंसर क्या होगा? डी। अब बाकी पर ये आपको सही है कि नहीं देख लीजिए एक बार, तीनों सही है। अगला, निम्न में कौन सा विकल्प सही सम्मिलित है? हिपेटिकोपिप्सिडा, ये लिवर बट्स पौधा है, बिल्कुल सही है दोस्तों। आपको बताए थे कि मॉस और लिवर बट ब्रायोफाइटस पौधे के, बराईपट्टा फाइलम के पौधों का समूह है। तो हिपेटिकोपिप्सिडा लिवर बट समूह का है, एंथोसिरोप्सिडा हॉर्नबट समूह का है और बायोप्सिडा मॉस समूह का है। तीनों कथन सही है। अब देखिए, ऐसे प्रश्न तो हमारे अंदाज से पूछना नहीं चाहिए, फिर भी सारा क्वेश्चन बैंक एक जगह किए हैं, तो इस तरह का प्रश्न जो है ना खासकर एनडीए और सीडीएस एग्जाम में पूछे जाते हैं। दरोगा में इसकी पूछने की संभावना कम है, लेकिन कब कौन क्या पूछ दे तो आप याद रखिएगा, ठीक है? हाँ, कुछ रट्टा करना पड़ेगा। तो ये पौधा का नाम है दोस्तों, ये क्या है? पौधा का नाम है, ये है पौधा समूह का नाम। तो आपके नोट में जो है ना सारे एग्जाम का क्वेश्चन बैंक एक जगह है, इसलिए इतना ज्यादा प्रश्न है।
निम्नलिखित में किसे भास्कुलर क्रिप्टोगेम्स कहते हैं? टेरिडो। भास्कुलर का मतलब जाइलम फ्लोएम वाला क्रिप्टोगेम्स, तो वो एकमात्र कौन है? टेरिडोफाइटा। विकास की दृष्टि से प्रथम स्थलीय पौधा जिनमें जाइलम फ्लोएम, तो टेरिडोफाइटा। निम्नलिखित में कौन एक टेरिडोफाइटा में शामिल नहीं है? मॉस। क्लब मॉस है, लेकिन मॉस बरायोफाइट्स है। मॉस क्या दोस्तों? बरायोफाइट्स है। निम्नलिखित में किस एक जीव में संवहन उत्तक पाए जाते हैं? तो संवहन उत्तक टेरिडोफाइटा में, अब मार्सिलिया टेरिडोफाइट प्राणी है ना, एनो बिना तो एक नील हरित शैवाल यानी साइनोबैक्टीरिया है, पेनिसिलियम कवक है, क्लेडोफोरा शैवाल है। मार्सिलिया, फर्न, अश्वपुच्छी यानी हॉर्स टेल, ये सब आपको क्या है दोस्तों? टेरिडोफाइट्स प्लांट है। क्या है? टेरिडोफाइट्स प्लांट है। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई? टेरिडोफाइट। बीज होते नहीं है, बस टेरिडोफाइट का कुछ प्लांट है जिसमें बीज की प्रकृति उत्पन्न होने की संभावना बनी हुई रहती है या ऐसा प्रतीत होती है, और वो प्लांट टेरिडोफाइटा का हेटेरोस्पोरस है। हेटेरोस्पोरस में बीज नहीं होते हैं, लेकिन उसके जो सूक्ष्म सूक्ष्म जायगोट होते हैं वो पौधे पर इस तरह लटके होते हैं कि मानो कि उस पर बीज लटका हो, जिम्नोस्पर्म की तरह। जलीय फर्न जिस जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जलीय फर्न तो एजोला, टेरिडोफाइट प्लांट, टेरिडोफाइट प्लांट। निम्नलिखित में किसे, क्या हुआ? निम्नलिखित में किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? एजोला। डबल बार हो गया क्या? पुनर्जीवन का गुण होने के कारण किसे मेजों पर, हाँ, सिलेजिनेला टेरिडोफाइट है, और केवल इसी में पुनर्जीवन, मतलब सूख गया पौधा, पानी दीजिए और फिर पुनः यह हरा भरा हो जाएगा। इसी गुण को पुनर्जीवन का गुण कहते हैं। किसके बीजाणु को दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? लाइकोपोडियम। ये टेरिडोफाइट प्लांट है, और ये सब रट्टा मार प्रश्न है, कोई सिस्टम नहीं कि दवाई, अब ये नहीं सोचने लगना दवाई कहाँ यूज होता है, कैसे बनता है, सीधा याद रखना दवाई बनता है। सबसे अधिक क्रोमोजोम टेरिडोफाइटा के पौधों में, टेरिडोफाइटा के एक पौधा ओफियोग्लोसम, ओफियोग्लोसम पौधा में 630 जोड़ा क्रोमोजोम है, 1260 हो गया। 630 जोड़ा क्रोमोजोम एक पौधा ओफियोग्लोसम है उसमें पाया जाता है। इससे अधिक क्रोमोजोम वाला कोई भी सजीव आज तक वैज्ञानिकों ने नहीं खोजा है। डैश बीज रहित संवहनी पौधा, बीज रहित संवहनी पौधा केवल एक है, कौन? टेरिडोफाइटा, दूसरा ही नहीं। बाकी सब तो इसलिए दिया कि ताकि आप पढ़ करके बेहोश हो जाइए, ठीक है। बीज रहित में थैलोफाइटा, बरायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। असंवहनी मतलब जाइलम फ्लोएम है, तो वो केवल कौन है? टेरिडोफाइटा। दूसरा है, तो इतना ही पढ़कर आंसर निकल रहा है किसके बारे में बात हो रहा है। बाकी आप पढ़ते रहिएगा क्या लिखा हुआ। आगे बढ़ते हैं। पौधों के वर्गीकरण के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सही है। थैलोफाइटा में सुविभेदित शरीर अभिकल्प होता, मतलब होता है नहीं, बिल्कुल नहीं। फ्यूनेरिया एक कवक है, ठीक है, फ्यूनेरिया एक कवक है, ये सही है दोस्तों। सही है ना, पूछ रहा है? नहीं, फ्यूनेरिया एक कवक नहीं है, फ्यूनेरिया सॉरी शैवाल है। फ्यूनेरिया क्या है? ये भी गलत है दोस्तों, फ्यूनेरिया शैवाल है, शैवाल है। ये भी डी सही है, हाँ डी सही है, डी सही। बरायोफाइटा में संवहन तंत्र नहीं पाया जाता है। फ्यूनेरिया दोस्तों एक शैवाल है। फ्यूकस भी एक शैवाल है, फ्यूनेरिया, फ्यूकस, लेमिनेरिया तीनों भूरा शैवाल है। सिलेजिनेला टेरिडोफाइट, सिलेजिनेला टेरिडोफाइट। किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप से पौधों पर लगे होते हैं?
ये अभी तुरंत पर जिम्नोस्पर्म है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिम्नोस्पर्म पौधे के बीजों के बाहर फल का आवरण नहीं होता है, सही है। जिम्नोस्पर्म पौधे में फूल का अभाव होता है, सही है। दोनों का दोनों कथन क्या है दोस्तों, सही है। दोनों का दोनों कथन क्या है, सही है। संसार का सबसे लंबा पौधा जिम्नोस्पर्म का सिकोया, सिकोया ध्यान रखिएगा, एक साइकस है, एक सिकोया है, मिला नहीं दीजिएगा। सबसे ऊंचा वृक्ष जाइंट रेडवुड सिकोया, ये आपको कौन है दोस्तों, जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म वर्ग के पौधों में परागण किसके माध्यम से, वायु के माध्यम से। फाइलम ट्रेकियोफाइटा में कौन शामिल नहीं है, ट्रेकियोफाइटा में देखिए, ट्रेकियोफाइटा में यही 3 फाइलम है, यही 3 फाइलम, यानी टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, ट्रेकियोफाइटा में 3 है, 3 से ज्यादा नहीं, थैलोफाइटा नहीं आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाइनस के पौधे में कोलोराइड जार, गलत। कोलोराइड जार किसमें, साइकस में, और माइकोराइजल जार पाइनस में। दोनों का दोनों कथन क्या है, गलत है। न तो 1 न ही 2। जिम्नोस्पर्म का मेवा किससे कहा जाता है, चिलगोजा, ये पाइनस के बीजों से तैयार होता है। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है, पाइनस के बीजों से। साबूदाना किससे तैयार होता है, साइकस से तैयार होता है। निम्नलिखित में कौन जिम्नोस्पर्म पौधा है, चीर, चीर जिम्नोस्पर्म पौधा है। निम्नलिखित में कौन एक जीवित जीवाश्म है, साइकस। सिकोया नहीं है तो साइकस ही होगा, ठीक है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म के पौधे लंबे लंबे समय तक पृथ्वी पर जीवित है। सबसे बड़ा बीजोंड भी किसका होता है, हाँ, बीजोंड बीजों के भीतरी संरचना को कहते हैं, ठीक है ना। जिम्नोस्पर्म को समांतर डैश बीजधारी कहा जाता है, नग्न बीजधारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्योंकि इसके बीज के ऊपर फलों का आवरण नहीं रहता है। दमा खांसी के रोगों में कम होने वाला औषधि इफ्रेडिन किससे निकाला, इफ्रेडा एक जिम्नोस्पर्म पौधा है। जिम्नोस्पर्म को नग्न बीजी कहा जाता है क्योंकि इसमें बीज चोल नहीं पाए जाते, मतलब बीज के ऊपर का आवरण नहीं पाए जाते हैं। साइकस के क्लोराइड जल में नॉस्टॉक और एनाबिनो शैवाल पाए जाते हैं। नॉस्टॉक एनाबिनो नील हरित शैवाल है, तो हो सकता है ऑप्शन में ये नाम न देकर कभी कभी नील हरित शैवाल लिख दे, तो दोनों ही शैवाल नील हरित शैवाल, दोनों ही नील हरित शैवाल है, यानी वास्तव में ये बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है। जिम्नोस्पर्म पौधों में हेटेरोस्पोरी तथा लिगुलेट पत्तियां पाई जाती हैं, तो ये सिलेजिनेला में पाया जाता है। हेटेरोस्पोरी रेगुलेट पत्तियां मतलब इस तरह का पत्ती, इस तरह का पत्ती देखे हैं आए, इस तरह का पत्ती देखे हैं, एकदम लंबा लंबा लटका हुआ रहता है, ठीक है। इसी तरह के पत्री को हेटेरोस्पोरी रेगुलेट पत्तियां कहते हैं। कुछ पत्तियां ऐसे होता है दोस्तों, तो ये देखिए, ये अलग टाइप का पौधा है। ये जो पत्तियों की स्थिति है इसे कहते हैं हेटेरोस्पोरी रेगुलेट। आप याद रखिएगा सिनेजोला में, साइकस में इस तरह की पत्तियां पाई जाती, सॉरी साइकस में नहीं, फर्न में इस तरह की पत्तियां पाई जाती है। साइकस तो तार के पेड़ के तरह खड़े होते हैं, जीवित जीवाश्म इसको बोले थे। तार का पेड़ नहीं है, सेम टू सेम साइकस होता है, कोई शाखा नहीं, एकदम विशाल लंबा। पादप जगत का सबसे बड़ा समूह एंजियोस्पर्म। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिम्नोस्पर्म पौधे के बीजों के बाहर फल का कोई आवरण नहीं होता है, सही है। एंजियोस्पर्म बीज हमेशा फल के भीतर होते हैं, सही है। मनुष्य के अधिकांश आवश्यकता कौन पूरा करता है, एंजियोस्पर्म पूरा करता है। एक बीज पौधों के पत्तियों में किस प्रकार का सिरा,
समांतर 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 शिराविन्यास। निम्नलिखित में कौन सा गुण द्विबीजपत्री पौधे का एक गुण नहीं है? रेशेदार जड़, मुख्य जड़, मूसला जड़ को ही कहते हैं। निम्न पौधों पर विचार कीजिए। एक केला एक बीजपत्री है, नारियल एक बीजपत्री है, धनिया द्विबीजपत्री है। एक और तीन लिख लीजिए, ऑप्शन में नहीं है। धनिया द्विबीजपत्री है, धनिया भी आप देखे होंगे, धनिया पाउडर नहीं, धनिया द्विबीजपत्री है, उसको भी बीज से तोड़िएगा तो चना की तरह दो बीज पत्र होते हैं उसमें। लिख लिया ना। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प है समूलित नहीं है? यह प्रश्न थोड़ा गलत है। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पौधा एक बीजपत्री है? कौन सा पौधा एक बीजपत्री है? समझ रहे हैं ना? कौन सा पौधा एक बीजपत्री है? तो ये कौन है दोस्तों? लीची, आम, बरगद, ये दो बीजपत्री है। प्रश्न थोड़ा मिस्टेक से टाइपिंग कुछ और हो गया है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है? आम का मेंजीफेरा इंडिका, गेहूं का टिटिका मिस्टीबम, ये मूंगफली का ग्लाइसिन मैक्स सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम है। सोयाबीन का वैज्ञानिक, मूंगफली का एक्केरिस हाइपोजिया होता है, तो ये गलत है। चाय का सही है। बरगद के पेड़ का वनस्पतिक नाम फाइकस बेंगालेंसिस है दोस्तों। अब आप एक काम करिएगा, ये भी किसी का वैज्ञानिक नाम है, पता करके नेट से लिख लीजिएगा किसका वैज्ञानिक नाम है। वैज्ञानिक नाम याद करने के लिए बोले थे ना, तो सबका पता कर लीजिएगा। अब कहिएगा हम क्यों नहीं बता रहे, तो हमको खुद याद नहीं है दोस्तों, कितना वैज्ञानिक नाम याद करके घूमते रहेंगे। लेकिन आप पता कर लीजिएगा टेमेरिंडस इंडिका जो है किसका वैज्ञानिक नाम है। वैज्ञानिक नाम याद करना सबका संभव नहीं है, अब परीक्षा में कभी कभार आ जाते हैं, तो आपको पता यही रहेगा कि इस तरह से आप कुछ का वैज्ञानिक नाम याद करके रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? यह ज्वार का सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है, ज्वार का सरगम वोल्गेर होता है। क्या होता है? सरगम वोल्गेर। ठीक है, हार्डियम वोल्गेर शायद जौ का होता है। ज्वार का सोरगम वोल्गेर होता है। कपास के पौधे का वंशीय नाम क्या है? गॉसिपियम। क्या है? सूरजमुखी का वानस्पतिक नाम, हाँ, हेलियंथस एनुअस। हेलियंथस एनुअस। मेंजीफेरा इंडिका आप जानते हैं। लीची का वैज्ञानिक नाम लिया चाइनेंसिस है। ठीक है, माना जाता है कि लीची का को चाइने वाला किया। बैगन का वनस्पतिक नाम सोलेनम ट्यूबेरेसम। बैगन का सी होगा, सोलेनम मेलनजेना। अच्छा, एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अनाज वाले पौधे किस कुल में है? ग्रेमनी कुल में। ये एक बीजपत्री कुल है। दलहनी पौधे किस कुल में है? लेग्यूमिनेसी कुल बताए थे ना, उसको देखते रहिए, आपको बताए थे। एक दिन में एक याद करिएगा, सारा याद हो जाएगा। तेल बीज यानी तेल निकालने वाला बीज क्रूसीफेरी में है। क्रूसीफेरी में है, जैसे सरसों क्रूसीफेरी में है। सबसे बड़ा कुल कौन है? कंपोजिटी, लेकिन ये द्विबीजपत्री का सबसे बड़ा कुल है। निम्नलिखित में कौन एक सोलोनेसी कुल का नहीं है? कपास मालवेसी कुल का है। आलू, बैगन, बेलाडोना के पत्तियों से भी औषधि बनाए जाते हैं। तो कपास मालवेसी का आप देखिएगा, भी आपको याद नहीं होगा, याद करिएगा तो आपको इस तरह का प्रश्न। कपास किस कुल का है? मालवेसी कुल का है। कपास के रेशे क्या होते? कपास जो होते ना, वो बीज के अधिचर्मी रोम होते। कपास में फल निकलते दोस्तों, फल फूटते हैं तो उसके अंदर जो बीज होते हैं ना, वही रुई करू। कपास का पौधा आप देखे होंगे,
उसमें फूल होते हैं, फल लगते हैं, फिर फूटते हैं, तब रुइयां निकलती है उससे। निम्न रेशों में कौन पौधे के तने के उत्पाद नहीं है? कपास। कपास फल के बीज के रोम है वास्तव में। एट्रोपा बेलाडोना के पत्तियों से औषधि बनाए जाते हैं। एफ्रीडा के तने से औषधि बनाए जाते हैं। सामान्य प्रयोग में आने वाला लौंग, लौंग फूल की कली को सुखाकर तैयार किया जाता है। तारपीन का तेल किससे निकाला जाता है? चीड़ के पेड़ से। यह जिम्नोस्पर्म पौधा है और तारपीन का तेल का इंडस्ट्रियल यूज होता है। उच्च रक्तदाब रोकने में उपयोगी औषधि रेसरपीन रोवल्फिया से निकाला जाता है। यह सब रट्टा मार क्वेश्चन है, सीधे याद कर लेना है। मलेरिया उपचार में काम आने वाला कुनैन सिनकोना के छाल से, सिनकोना के छाल से निकाला जाता है। फूल गोभी के पौधे का फूले हम खाते हैं, पुष्प कर्म खाते हैं दोस्तों। पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? बीज से। चाय पत्ती पत्ती से और कॉफी बीज से। कॉफी पाउडर के साथ मिलाया गया चिकोरी चूर्ण, चिकोरी चूर्ण वास्तव में क्या होते हैं? जो कॉफी के गुणवत्ता बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है, पीसा जाता है। भोजपत्र जिसमें प्राचीन जमाने में लिखे जाते थे, वे बेटुला के पेड़ के छालों से तैयार होते थे। पुराने जैसे तुलसीदास रामायण लिखे होंगे, भोजपत्र पर ही लिखे होंगे। नहीं सॉरी, तुलसीदास रामचरित मानस के लेखक हैं। केसर मसाला प्राप्त किया जाता है। हाँ, क्रोकस के वर्तिका और वर्तिका और वर्तिका फूल के बाग है। किसके? फूल के बाग है। फूल के बारे में हल्ला मत करिए। वर्तिका और वर्तिका किसके बाग है? फूल के। किसके बाग है? फूल के। स्टाइल और स्टिग्मा कहते। फूलों को पढ़ेंगे ना तब आपको क्लियर हो जाएगा। है अल्लाह क्या कर रहे? क्या बोल रहा है? ना क्या है? जिसको नहीं है उसको मोबाइल है ना? है? छूट गया होगा। बायोलॉजी का जो टेस्ट निकला वो छूट गया होगा। एक अब में भी नहीं है ना? अरे कुछ के पास नहीं है, ध्यान दीजिए। आप दिमाग वाले लोग हैं कि नहीं? आप जो हल्ला करे व्यवस्था करिएगा ना। मोबाइल है ना, निकालिए, फोटो खींच लीजिए, घर पर जाकर लिख लीजिएगा। हल्ला इतना जल्दी करते हैं कि लगता है कि समाधान लेकर हम घूरते हैं। क्या जैव ईंधन किसके बीज से? जेट्रोपा। जेट्रोपा के बीजों से। अरे यार, उसमें जिसके नोट में बोर्ड को क्या खींच रही है? जिसके नोट में खींच ले। चलिए दोस्तों, जिसके नोट में है उससे फोटो क्लिक कर लीजिए, जिसमें नहीं है। क्लियर है? आंसर आपके सामने हम बता रहे हैं। हींग किससे प्राप्त की जाती है? तने के स्राव से। निम्नलिखित में कौन सा एक पौधे से प्राप्त किया जाता है? हींग। सुहागा जो है वह एक प्रकार के धातु है, शिलाजीत पत्थर है। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण लाल होता है? कैरोटीन के कारण। पपीते का रंग किसके कारण? कैरिका जेंथिन के कारण। पपीते का पीला रंग कैरिका। हाँ, क्रोमोप्लास्ट के बारे में बताए थे, तो ये कैरोटीन कैरिका ये क्रोमोप्लास्ट है। मिर्च के तीक्ष्णता का कारण क्या है? कैप्सेसिन है। अफीम प्राप्त किया जाता है बिना पके फल के लेटेक्स से। और पौधा का नाम है पोस्ता। पोस्ता। हसीस। हसीस पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो तने तथा नर पुष्कर। नर पुष्कर में एंड्रोसियम को कहते हैं। नर
पुष्पकर्म का नाम क्या होता है? एंड्रोसियम। फूल के बारे में पढ़ेंगे ना तो इस तरह का जो कंफ्यूजन है सब दूर हो जाएगा। फ्लावर के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। मॉर्फिन निकाला जाता है पेपेबर सेमनी। अब पेपेबर सेमनीफेरम अभी जो बोले ना पोस्ता का पौधा, उसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? पेपेबर सोमनीफेरम। पोस्ता के पौधा के कच्चे फल के लेटेक्स से अफीम से ही बनाया जाता है मॉर्फिन। मॉर्फिन से ही बनाया जाता है हेरोइन। हेरोइन से ही बनाया जाता है ब्राउन शुगर। तंबाकू के पत्तियों में निकोटीन। मटर का पौधा कैसा पौधा? शाकीय पौधा है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिकवा। यूकेलिप्टस आवृतबीजी का सबसे लंबा वृक्ष है। सबसे छोटा पुष्पी पौधा उल्फिया, यह जलीय पौधा है। इतना छोटा है कि माइक्रोस्कोप लेकर देखना पड़ता है। ठीक है, हालांकि वो बहुकोशिकीय है। निम्नलिखित में कौन एक मानव निर्मित धान्य? ट्रिटिकेल। धान का मतलब फसल, धान का मतलब और अनाज वाला फसल। कौन फसल? ये प्राकृतिक नहीं है, इन्हें गेहूं और जौ के साथ आपस में क्रॉस करके तैयार किया गया है। ये क्या हो गया जी? किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तुलसी। कहीं कहीं इसका आंसर आंवला दिया रहता। आंवला शाकीय पौधा है नहीं तो वो शाकीय कैसे होगा? बांस को घास में वर्गीकृत किया गया। किसमें? धनिया का उपयोगी अंश कौन है? धनिया पत्ता भी खाते हैं और सूखे फल मसाला में, धनिया पत्ता सब्जी में डाल के हम खाते ही होंगे। इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में दालचीनी का मसाले के रूप में इस्तेमाल होता है। पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग किसके कारण? कैरोटीनॉइड के कारण होता है। गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा संबंधित है। गेहूं, जौ और बाजरा ये तो ग्रेमनी कुल का हो गया। ठीक है, नींबू और नारंगी ये शायद रूटेसी कुल का है। गेहूं, जौ, बाजरा ग्रेमनी कुल का, नींबू, नारंगी रूटेसी कुल का, राई, सरसों क्रूसीफेरी कुल का। यानी 3 पादप परिवार से। कितने पादप परिवार से? क्रिकेट के बल्ले सेलिक्स परप्यूरिया, या ये वैज्ञानिक नाम है। इसका प्रचलित नाम क्या है? विलो। चलिए दोस्तों, खत्म हो गया है। तो मिलते हैं अगला क्लास में अगले चैप्टर के साथ। ओके दोस्तों।